दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ ना आपको, ये कहानी है दूसरे विश्व युद्ध की। ये कहानी है बैटल ऑफ स्टालिनग्राड की। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे वर्ल्ड वॉर टू का रुख बदल के रख दिया। मानव इतिहास में लड़ी गई सबसे खूनी लड़ाई में से एक। तो बात कुछ ऐसी है कि जब जर्मनी अपने पावर के पीक पे था, हिटलर को एक घमंड आ गया था कि भाई अब तो मैं जिस भी देश में जाऊंगा उसको कब्जा करके आऊंगा। तो जब जर्मनी जो है ना, जब यूरोप के बाकी देशों में कब्जा कर रहा था, तो हिटलर के मन में आया कि भाई जर्मनी जो यूरोप है, यूरोप एक टाइम के बाद तो खत्म हो जाएगा, इतना सही है, मैक्सिमम पार्ट को तो उसने कब्जा कर लिया था। तो हिटलर के मन में आया कि भाई सोवियत यूनियन पे एक्सपेंड किया जाए, क्योंकि सोवियत यूनियन में क्या था, ऑयल फील्ड्स थे, नेचुरल गैस थी। और हिटलर और जोसेफ स्टालिन ने एक ट्रीटी ऑफ नॉन एग्रेशन साइन किया था। इसका क्या मतलब था कि भाई ना मैं तेरे पे हमला करूंगा, ना तू मेरे पे हमला करेगा। और हिटलर ने बोला कि जब मैं पोलैंड पे आक्रमण करूंगा ना, तो पोलैंड को अपन आधा आधा बांट लेंगे जीतने के बाद। तो भाई वो भी खुश हो गया कि भाई ठीक है भाई, तू हमला कर, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन पता नहीं हिटलर को क्या सूझा कि 1941 में हिटलर ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन बारबेरोसा। हिटलर ने अपने जनरल्स को इकट्ठा किया और बोला कि भाई अब तो हम सोवियत यूनियन पे हमला करेंगे। क्यों? क्योंकि सोवियत यूनियन पे नेचुरल ऑयल है, नेचुरल गैस है, ऑयल फील्ड्स है और बहुत सारे मिनरल्स है, जिसकी जर्मन को बहुत ज़रूरत थी। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि 1941 में जो था ऑपरेशन बारबेरोसा फेल हो गया। कारण क्या था? सर्दियाँ। और जर्मन सोल्जर्स जो थे ना, वो रशिया की ठंड में लड़ने के आदी नहीं थे। रशिया की ठंड बहुत खतरनाक होती है। अब सोवियत को तो आदत है भाई, लेकिन रशियन जर्मन्स को आदत नहीं है। तो वो प्लान फेल हो जाता है। 1942 में दूसरा प्लान बनता है, ऑपरेशन ब्लू नाम से। हिटलर एक बार फिर अपने जनरल्स को इकट्ठा करता है, एक प्लान बनाता है। हिटलर कहता है कि सोवियत यूनियन के कॉकेसस ऑयल फील्ड्स, जहाँ पे बहुत सारा ऑयल है, क्रूड ऑयल है, उस पर कब्जा करेंगे। क्यों? क्योंकि जर्मन्स के पास फ्यूल जो है वो खत्म हो रहा था। इवेंचुअली जर्मनी वहाँ पे, तो यूरोप में तो इतना फ्यूल मिलता नहीं है, सोवियत यूनियन में बहुत सारा फ्यूल था। तो उनका प्लान था कि आर्मी ग्रुप जो था उनके पास, उसको दो हिस्सों में बांटा जाएगा, ए और बी। आर्मी ग्रुप ए जो होगा ना, वो कॉकेसस ऑयल फील्ड तक जाएगा, और आर्मी ग्रुप बी जो होगा ना, वो वोल्गा रिवर तक जाएगा और आर्मी ग्रुप ए को प्रोटेक्ट करेगा। सिंपल सा प्लान था। लेकिन हिटलर को पता नहीं क्या सूझा, उसने मैप पे स्टालिनग्राड के नाम को देखा। स्टालिनग्राड एक शहर का नाम था, जोसेफ स्टालिन के नाम पे रखा गया था। हिटलर को बहुत गुस्सा आया। हिटलर ने बोला कि भाई ये मेरे दुश्मन के नाम पे है ये शहर, इसको तो कब्जा करना ही पड़ेगा। तो पता नहीं क्या उसने अपनी ईगो में आर्मी को बोल दिया कि भाई अब कॉकेसस और वोल्गा रिवर नहीं, अब नया प्लान बनेगा। अब एक टीम जाएगी, ग्रुप ए जाएगा कॉकेसस ऑयल फील्ड की तरफ और ग्रुप बी जाएगा स्टालिनग्राड की तरफ। और यहीं से पूरा ब्लंडर चालू होता है। तो जब आर्मी ग्रुप ए कॉकेसस ऑयल फील्ड में जाता है और आर्मी ग्रुप बी जाता है स्टालिनग्राड की तरफ, तो दिक्कत क्या होती है कि इन दोनों ग्रुप के बीच में ना एक बहुत बड़ा गैप बन जाता है। और उस वजह से ना जर्मन आर्मी इनको फ्यूल, एम्यूनिशन वगैरह ये सब नहीं पहुंचा पाती, तो दिक्कत हो जाती है। और सोवियत इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। और हिटलर को लगा था कि भाई सोवियत यूनियन के पास 6-7 लाख या 8 लाख सोल्जर्स होंगे मैक्सिमम। भाई उनके पास भी इतने ही थे, हाईएस्ट उन्होंने अंदाजा लगाया कि भाई इतने ही होंगे। पर सोवियत यूनियन के पास थे 15 लाख से भी ज़्यादा सोल्जर्स, एंडलेस सप्लाई ऑफ सोल्जर्स। 23 अगस्त 1942 को जो जर्मनी की लुफ्टवाफे एयरफोर्स थी ना, उसने स्टालिनग्राड पे ऊपर इतनी बॉम्बिंग की कि स्टालिनग्राड जो था पूरा तबाह हो गया। कहा जाता है कि 1000 टन लुफ्टवाफे एयरफोर्स ने बॉम्ब गिराए थे स्टालिनग्राड पे ऊपर। और दिक्कत क्या होगी कि जर्मन की ना एक टेक्निक थी जिसको कहते थे ब्लिट्जक्रिग टेक्निक, यानी कि आर्मी, टैंक्स और एयरफोर्स तीनों इतनी तेजी से हमला करेंगे कि भाई सामने वाले दुश्मन को कुछ पता ही नहीं चलेगा, और सामने वाला सोचे उससे पहले ही वो जीत लेंगे। पर दिक्कत ये हो गई कि इस बॉम्बिंग की वजह से स्टालिनग्राड में पूरा मलबा जमा हो गया। तो टैंक्स काम नहीं कर रहे हैं, सोल्जर्स इतनी स्पीड से मूव नहीं कर पा रहे हैं, एयरफोर्स फायर नहीं कर पा रही है क्योंकि मलबा जमा है। दोनों जो है आर्मी, रेड आर्मी सोवियत्स की और जर्मन आर्मी, दोनों इतनी करीब से लड़ रही है कि भाई बॉम्बिंग करना पॉसिबल ही नहीं है। अब जर्मन की एक खासियत थी, जर्मनी ना बड़ी टीम लेके जाती थी भाई, बहुत सारी आर्मी, बहुत सारे मशीन गन, आर्मी, टैंक, एयरफोर्स सब एक साथ। सोवियत्स ने क्या किया, छोटे छोटे ग्रुप बनाए, सब मशीन गन, फ्लेम थ्रोअर और ग्रेनेड्स हाथ में सबको दे दिए और छोटे छोटे ग्रुप बनाए कि बोला अब ऐसे लड़ो। सोवियत के एक मिलिट्री कमांडर थे जनरल वसीली चुइकोव। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया
उस प्लान का नाम था हगिंग द एनिमी, यानी कि एनिमी के इतने पास जाके लड़ाई करो कि भाई वो कुछ समझ ही ना पाए। और ऐसा उसने क्यों किया? ताकि लुफ्तवाफे एयरफोर्स बॉम्बिंग न कर पाए। एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। एक बंदा था वसीली ज़ेत्सेव नाम का, एक स्नाइपर था, सोवियत स्नाइपर, जिसने स्टालिनग्राड के युद्ध में 225 लोगों को शॉट डाउन कर दिया था, मार डाला था। सोवियत के जो जनरल थे, जनरल जॉर्जी ज़ुखोव, वो क्या करते हैं, वो आर्मी बिल्डअप करना चालू करते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे जर्मन आर्मी सबसे कमजोर है। दिक्कत क्या थी कि जर्मन आर्मी जो थी ना, वो कोकसस ऑयल फील्ड और स्टालिनग्राड के बीच में इतनी लंबी स्ट्रेच हो गई थी कि भाई वो एकदम वीक पड़ गई थी। स्पेशली जर्मन की जो 6th आर्मी थी, जिसमें रोमेनियन और हंगेरियन सोल्जर्स थे, वो बहुत वीक था। तो सोवियत ने क्या किया? सोवियत ने उसको टारगेट बनाया कि भाई इस पे हम हमला करेंगे। तो इवेंचुअली उन्होंने क्या किया? सोवियत ने उनको टारगेट बनाया। 19 नवंबर 1942 को ऑपरेशन यूरेनस लॉन्च किया जाता है और धीरे धीरे सोवियत सोल्जर्स ना आगे बढ़ना चालू करते हैं, एक घेरा बनाना चालू करते हैं जर्मन आर्मी की तरफ। लेकिन जर्मनी ने क्या सोचा था कि भाई सोवियत सोल्जर्स कहाँ पे होंगे? एक मेन सेंटर पे होंगे, मॉस्को में होंगे या दूसरे किसी इंपॉर्टेंट जगह पे होंगे। लेकिन सोवियत कहाँ पे थे? स्टालिनग्राड के पास में उन्होंने आर्मी बिल्डअप करनी चालू कर दी थी। तो धीरे धीरे करते उन्होंने घेरा बनाना चालू किया और 23 नवंबर 1942 को चारों तरफ से जर्मन्स को घेर लिया। एक पॉकेट बन गया, कलाच नाम का जगह थी, कलाच पॉकेट बन गया। उसके अंदर कौन थे? जर्मन 6th आर्मी और 4th पैंजर आर्मी, ये दोनों थी, ये फंस चुकी थी चारों तरफ से। तो जब जर्मन आर्मी उस कलाच पैच में पॉकेट में फंसी हुई थी, तो उन्होंने भाई हिटलर से संपर्क किया कि भाई या तो हम सरेंडर कर देते हैं या हम वापस आ जाते हैं। तो हिटलर ने बिल्कुल मना कर दिया भाई कि वापस नहीं आना है, या तो लड़ना है या फिर वहाँ पे मरना है। तो हिटलर ने बोला कि भाई हम तुमको सप्लाई पहुँचाएंगे, तुम लड़ते रहो, हम तुमको सप्लाई पहुँचाएंगे। और उस टाइम पे ना लड़ने के लिए हर दिन 500 टन सप्लाईज की ज़रूरत थी। सप्लाईज में क्या था? जैसे खाना है, फ्यूल है, एम्यूनिशंस है, वो सब। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये वो जो फंसे हुए सोल्जर्स थे उनको भी पता था और हिटलर को भी पता था कि इतना लाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हालत अब खराब हो चुकी है। तो इवेंचुअली 117 से लेके 120 टन तक ही आ पा रहा था सामान, और एंडिंग के डेज में तो वो 60 से लेके 80 टन तक ही पहुंच गया था। तो आप सोचिए, फ्यूल की कमी, एम्यूनिशन की कमी, खाने की कमी, जर्मन सोल्जर्स का मोरल डाउन हो गया। और एक टाइम आता है जब जो जर्मन के कमांडर थे वो हिटलर को कहते हैं कि भाई हम चारों तरफ से गिर गए हैं, क्या करें अब? तो हिटलर कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, कि पहले तो दुश्मनों को ढूंढना पड़ता था, अब तो चारों तरफ दुश्मन है, कहीं भी गोली मारो दुश्मन मरेगा ही मरेगा। इस बीच में क्या होता है कि फील्ड मार्शल एरिक वॉन मैनस्टीन, जर्मन आर्मी के फील्ड मार्शल थे, वो बाहर से मदद लाने की कोशिश करते हैं। इस मदद के पूरे ऑपरेशन को नाम था ऑपरेशन विंटर स्टॉर्म। ये बहुत करीब आ गए थे जर्मन आर्मी के, लेकिन 48 किलोमीटर के आसपास आके वो रुक गए थे। क्यों? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कम्युनिकेशन और कमांड की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से वो मदद नहीं ला पाए थे। तो इवेंचुअली वो आर्मी फंसी की फंसी रह गई। अब उस आर्मी में ना एक जनरल थे, जनरल पॉलस नाम से। जनरल पॉलस ने हिटलर को मैसेज पहुंचाया कि भाई दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है, ना खाना है ना पानी है, सोल्जर्स मर रहे हैं, मतलब उनको घाव हो रहे हैं, हॉस्पिटल भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो हिटलर ने क्या किया? 30 जनवरी 1943 को जनरल पॉलस जो थे उनको फील्ड मार्शल की रैंक पे प्रमोट कर दिया। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि आज तक है ना, जर्मनी का कोई भी फील्ड मार्शल जिंदा पकड़ा नहीं गया है या किसी ने सरेंडर नहीं किया है, तो उनको फील्ड मार्शल बना दिया। लेकिन हुआ उसका उल्टा। 30 जनवरी को उनको फील्ड मार्शल बनाया जनरल पॉलस को, और 31 जनवरी को उन्होंने सरेंडर कर दिया विथ 2,65,000 सोल्जर्स, जर्मन सोल्जर्स उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब दिक्कत हो गई, ये जर्मनी की अब तक सबसे खराब हार थी, जिसने मोरल डाउन कर दिया आर्मी का। सिर्फ जर्मन्स का ही नहीं, दूसरी आर्मी जो उनके अलाइज थे, इटली, रोमेनिया, हंगरी वगैरह सब कुछ, और जो आम सिविलियन थे उनका भी मोरल डाउन हो गया। अब हिटलर को एकदम से झटका लगा भाई कि यार हम तो हर तरफ जीतते आ रहे थे, पूरा यूरोप जीता हमने, पर अचानक सोवियत यूनियन में हार गए यार, वो भी इतनी बुरी हार। और इससे क्या हुआ? डिक्लाइन चालू हो गया। यही मेन रीजन था कि हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 में हारा, और इसके बाद सुसाइड भी करना पड़ा हिटलर को। बहुत प्रेशर था हिटलर के ऊपर। स्टालिनग्राड के युद्ध में जो सोवियत सोल्जर था उसकी आम एक एवरेज लाइफ स्पैन कितनी थी पता है आप लोगों को? 24 घंटे।
मतलब एक सोल्जर अगर युद्ध पे गया है तो वो 24 घंटे से ज्यादा नहीं जिएगा, मैक्सिमम इतना ही है। जर्मन जो थे ना वो सोवियत को कहते थे बारबेरियन, यानी कि इतने निर्दयी लोग जो लड़ते लड़ते मर जाएंगे पर सरेंडर नहीं करेंगे, और जो चीज हाथ में आ रही है ना उससे लड़ रहे हैं। मतलब गन वगैरह कुछ नहीं चाहिए उनको, जो हाथ में आ रहा है उससे लड़ रहे हैं, सिंपल। अब बात करते कैजुअलिटीज की। जो एक्सेस पावर थी जिसमें जर्मनी और उसके अलाइज थे, कहा जाता है कि उसकी कैजुअलिटी थी 8 लाख से लेके 15 लाख लोगों तक। कैजुअलिटी मतलब जो लोग मरे या वुंड हुए या कैप्चर कर लिए गए जिंदा। और इन 8 से 15 लाख लोगों के बीच में 5 लाख तो सिर्फ जर्मन लोग, और उन 5 लाख में 2,65,000 ने सरेंडर किया था, जो आपको पता ही है, और उनमें भी 91,000 को कैद कर लिया। अब 2,65,000 को जिसने सरेंडर किया, अब सबको तो कैद करेंगे नहीं भाई, तो 91,000 ने सरेंडर किया, मतलब उनको कैद कर लिया सोवियत यूनियन ने। 91,000 में से सिर्फ 5,000 लोग वापस जर्मनी गए थे। सोचिए 91,000 में से सिर्फ 5,000। बाकी के सोल्जर तो या तो उनको टॉर्चर करके मार दिया गया, या उनको उनसे काम करवाया गया, उनको उम्र कैद की सजा दे दी, जो भी हुआ होगा। अब ये जो युद्ध है ये हमें क्या सिखाता है कि एक आदमी का ईगो, ये जो पूरा डिसीजन था ना स्टालिनग्राड पे हमला करने का, ये कोई मिलिट्री डिसीजन नहीं था, हिटलर का स्वार्थ था, अपना पर्सनल डिसीजन कि भाई मुझे तो जाना, ये एक पॉलिटिकल मूव था। तो इससे क्या पता चला कि भाई एक आदमी के ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस ने पूरी आर्मी को हरा दिया। जर्मन आर्मी जो उस टाइम की दुनिया की सबसे एडवांस, सबसे ताकतवर आर्मी थी, वो भी हार गई। सोचिए एक आदमी की ईगो की वजह से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं अगले वीडियो में।